ये जो फाइलर और नॉन फाइलर है, आप इससे किस हद तक मुतफिक हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हमने कहा है जी, जो फाइलर है वो 3% देगा जी, अच्छा दूसरा नॉन फाइलर 6% देगा पॉलिसी। जी भाई साहब, ये तो बहुत ही मैं कहूँगा कि टैक्स पॉलिसी की अगर इधर सबसे बड़ी डिस्टॉर्शन या सिन है वो यही हरकत है। बिजनेसमैन को मैंने बहुत कम देखा है कभी भी वो खुश हो, वो हमेशा से यही कहता है, उसको रिबेट्स भी दी जाते हैं, उसको रिफंड भी दी जाते हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट वो ये कहता है जी मुल्क में टैक्सेस की भरमार है, ये गलत है, ये जो हमारे टैक्स लगा दिए जाते हैं इसकी वजह से बिजनेस नहीं हम कर पाते। जी, ये मुकम्मल तौर पर जो टैक्स पॉलिसी है वो एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। टैक्स देना क्यों ज़रूरी है इतना? क्या ना टैक्स दें तो बेहतर नहीं है? कि मौत और टैक्सेस दो यकीनी चीज़ें हैं, सही, जिसके ऊपर आपको हर हालत में यकीन रखना है कि आपको टैक्स भी देना है और मौत भी एक दिन आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में अब्दुल बासित खान हाज़िर खिदमत है। टैक्स के मामलात, टैक्स जब नोटिस आता है तो हर आदमी परेशान हो जाता है, किसी टैक्स के वकील को ढूंढता है, किसी सिफारिशी को ढूंढता है। टैक्स चीज़ ही ऐसी है, लेकिन हैरत की बात है कि टैक्स जब आप देते हैं तो आपको टैक्स देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, और जो टैक्स नहीं देते उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। लिहाजा ये क्या मामलात हैं, टैक्स के जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, लोग कहते हैं कि बहुत एक्सेसिव टैक्सेशन लगी, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए हैं लोगों के ऊपर। बिजनेसमैन कभी इससे खुश नहीं होता। जब सरकारी अफसर से पूछो वो कहते हैं बिजनेसमैन जो हैं वो इस वक्त सरकारी अफसर बन गए हैं, सारे वो सारे बड़े बड़े वज़ीर बन गए हैं, बड़े बड़े ओहदों पर आ गए हैं, लिहाजा वो टैक्स देने से हमेशा गुरेज़ रहते हैं। तो ये सब मामलात बड़े पेचीदा हैं, लेकिन इस तमाम पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज एक बहुत ही अहम शख्सियत को, बहुत ही प्यारी शख्सियत को दावत दी अपने स्टूडियो में, और वो हैं माहिर मईशत, पाकिस्तान के टॉप चैनल्स में आते हैं, उसके साथ साथ माशाल्लाह टैक्स अमूर के बहुत ही माहिर हैं। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर इकरामुल हक से। वेलकम टू द शो। शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, ये तो बताएं कि टैक्स देना क्यों ज़रूरी है इतना? क्या ना टैक्स दें तो बेहतर नहीं है? वाई इट इज़ सो नेसेसरी कि टैक्स दें? पासा साहब, जो मॉडर्न नेशनल स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो असल में इस बात का फ़ैसला करता है कि एक रियासत का किरदार क्या होगा। सही, आपको पता है कि इससे पहले तो बादशाहत होती थी और साथ में कलर्जी का गठजोड़ होता था। ठीक है। और जो मॉडर्न नेशनल स्टेट्स बनी, ये आपको पता है कि इसका ज़्यादा पुरानी तारीख़ नहीं है, ये इनकलाब फ़्रांस के बाद से ये ऐसी रियासतें वजूद में आई। अब किरदार रियासत का तो दरअसल फलाही है, और उनको टैक्सों के निज़ाम की इसलिए ज़रूरत होती है कि उन्होंने आपकी हिफाजत करनी है, जिसके लिए फ़ौज रखनी होती है। फिर बहुत से शोबे हैं जिसको चलाकर वो आवाम तक जो है उनकी जो फलाह है उस तक पहुँचते हैं। बदकिस्मती से बहुत से तीसरी दुनिया के ममालिक में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, किरदार जो है रियासत का वो आइन में तो बड़ा फलाही है, मगर जब वो काम करती हैं तो वो प्रीडेटरी हैं, यानी कि वो लोगों के पैसों के ऊपर अपनी याशियाँ करती हैं, और उन तक जो असल उनका मकसद है रियासत के वजूद का कि वो लोगों के फलाह के काम करें, लोगों की बेहतरी के काम करें, उसमें आपको पता है हेल्थ है, एजुकेशन है, फिर म्यूनसिपल सर्विसेज हैं। हमारे आइन में भी अगर आप वजाहत करेंगे तो 3 सतह की हुकूमतें हैं, यानी आपकी मकामी हुकूमतों से शुरू होकर फिर सूबाई हैं, और ऊपर सबसे हमारी जो है वफाकी हुकूमत है। अब सबके किरदार मुतय्यन हैं, मगर आप देख लीजिए कि 2010 में 18th अमेंडमेंट के तहत ख़ास तौर पर पहले मकामी हुकूमतें एक पार्ट था, मगर अब तो इसको आइन का हिस्सा बनाया और वहाँ लिखा कि वो इंतज़ामी मामलात भी, सियासी भी, और जो उसके बाद फिनेंशियल होंगे उसमें उनको रोल होगा, मगर वो कोई देने को तैयार नहीं, क्योंकि ये एम्पावरमेंट ऑफ पीपल के ख़िलाफ़ एक जागीरदाराना सोच का माशरा है, और वही फिर आपकी सियासत में रिफ्लेक्ट करता है। तो आपका सवाल बड़ा जायज़ है कि ऐसी हुकूमत को, यानी आप रियासत को नहीं कह रहे, दरअसल हम शायद ये कहना हमेशा चाह रहे होते हैं कि ऐसी हुकूमतों को जो कि रियासत के किरदार को पूरा नहीं करती, उनके पास टैक्स लेने का क्या जवाज़ है। तो सवाल को मेरे ख्याल में इस तरह से अगर हम पोज करें तो फिर बात ज़्यादा क्लियर हो जाती है। वेरी राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारे यहाँ टैक्स कल्चर जो है,
ये बुनियादी तौर पे आप देखें कि हमारे पास जिसे कहते हैं कम से कम जो हमारी आबादी का इस वक्त है 24 करोड़ कह लें, तो 1 करोड़ के करीब तो कम से कम लोगों को हमने रजिस्टर करना चाहिए था हमें, लेकिन हमारे बहुत कम नंबर हैं इस मामले में। तकरीबन कितने हैं आपको याद होगा कि इस वक्त मैं इस पर वजाहत करता हूँ। देखिए, दो चीज़ें मुख्तलिफ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जहाँ तक तो FBR के पास रिटर्न फाइलर्स हैं, हाँ जी, वो इस वक्त कोई तकरीबन 4 मिलियन के करीब हैं। ठीक है। उसमें से आधे से ज़्यादा तो ज़ीरो की रिटर्न्स देते हैं या बिलो टैक्सेबल, क्योंकि हमने एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि अगर आप वहाँ पे जिसे कहते हैं कि रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो फिर आप नॉन फाइलर कहलाएंगे और आपके ऊपर बहुत सी जो विद होल्डिंग टैक्सेस जो कि एडवांस में ली जाती हैं वो ज़्यादा शरह से होंगी। उससे बचने के लिए कुछ लोग वैसे ही रिटर्न फाइल कर देते हैं, चाहे उनकी आमदनी हो या ना हो। अब आपने फरमाया कि कम से कम 10 मिलियन शायद आपका इशारा है कि हमारे पास होने चाहिए। अब मैं आपके सामने एक ऐसा इशारिया रखता हूँ जिससे सब लोगों को भी इस पर मदद मिलेगी समझने में, कि हमने मोबाइल पे एक 15% टैक्स लगाया है एडवांस में, जो कि जैसे मोबाइल का बिल दें या आप प्रीपेड हैं तो आपने कोई लोड किया, उसके ऊपर 15% टैक्स है जिसे हम एडवांस एडजस्टेबल टैक्स कहते हैं। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि पाकिस्तान में इस वक्त के इशारिये जो आपको लास्ट मंथ के बताऊं तो तकरीबन 124 मिलियन हमारे पास ब्रॉडबैंड थे यूज़र्स मोबाइल के, 120 मिलियन के करीब आप समझिए यूनिक हैं, बाकी किसके पास 2-3 सिम्स भी होती हैं, बच्चों के लिए भी उन्होंने ली होती हैं, तो ये तो 15% टैक्स दे ही रहे हैं। सही। और इसमें अगर आप देखें तादाद कि कितने लोग काबिल टैक्स आमदनी रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं आपसे इसको डबल करना चाहूँगा कि दरअसल फिर वो हमारे पास कम से कम भी 20 मिलियन जी उसमें को, क्योंकि फिर इसमें से अगर मैं टैक्सेबल बेस निकालूं और वो दूसरे इशारिये भी जमा करूं, और मेयर हुसैमा तो कई बार इस पर हर महीने दूसरे तीसरे मरतबा इसकी तरफ इशारा भी करते हैं, तो हमारे हिसाब से जो फेयर इनकम टैक्स की बेस है वो किसी शक्ल में भी 20 मिलियन से कम नहीं है। सही है। और वो एक नाकामी है कि हम उन सब से रिटर्न्स नहीं लेते और फिर जो काबिल टैक्स नहीं है उन पे खामखा टैक्स लगाते हैं। सही है। और कई ऐसे फिर भी हैं जिनकी काबिल टैक्स है और वो बहुत आसानी के साथ ज़्यादा टैक्स दे के नॉन फाइलर ही रहना चाहते हैं क्योंकि वो पास ऑन कर देते हैं। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फाइलर और नॉन फाइलर है, आप इससे किस हद तक मुतफिक हैं? कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हमने कहा है जी, जो फाइलर है वो 3% देगा जी, अच्छा दूसरा नॉन फाइलर 6% देगा, तो काला धन वाला तो फिर भी खुशी रहेगा, वो तो ना ज़ाहिर नॉन फाइलर है तो वो रिटर्न भी नहीं जमा कराता, अपना टैक्स भी वो इसी लिहाज से। तो आप इस चीज़ को जो गवर्नमेंट ने ये डिस्क्रिमिनेशन रखी हुई है कि फ़ाइलर को 1%, नॉन फाइलर को 2%, क्या इससे आप मुतफिक हैं? ये सही है पॉलिसी? जी भाई साहब, ये तो बहुत ही मैं कहूँगा कि टैक्स पॉलिसी की अगर अंदर सबसे बड़ी डिस्टॉर्शन या सिन है वो यही हरकत है। इसको टैक्स वाले बहुत अरसे दराज से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये उनके पार्ट पे एक एडमिशन भी है कि दरअसल हम लोगों से टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने ये उनको सज़ा दिया। दरअसल ये सज़ा नहीं है, आपने सही फरमाया, सज़ा भी है उन लोगों के लिए। मसलन अब एक घर में खातून है, वो तो नॉन फाइलर नहीं होंगी, उनकी तो कोई लेकिन अब वो बिजली का बिल उनके नाम पे आता है तो 7.5% उनको देना पड़ जाएगा। अब ये 1-2% वाली बात नहीं रही। जो आप जैसे किसी ने बैंक में पैसा रखवाया, अब वहाँ पे वैसे तो 6 लाख पे टैक्स लगता है, वहाँ अगर आपको 1,000 भी मिला तो आपका 15% टैक्स कट जाएगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30%। तो ये 1-2% वाली बात नहीं, अब बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके अंदर इस पॉलिसी की वजह से 2 नुकसानात हो रहे हैं। एक तो वो लोग जिनकी बहुत ज़्यादा आमदनी है वो इस पर खुश हैं कि थोड़ा सा, और वो पास ऑन भी कर देते हैं, ज़ाहिर है हर टैक्स पास ऑन हो सकता है। और दूसरी तरफ उन लोगों को जो है नुकसान हो रहा है जो जेन्युइनली जिनकी कोई काबिल टैक्स आमदनी हो भी नहीं सकती, कोई विडो है, कोई और ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन हैं, कोई बच्चे भी हैं जो ज़ाहिर है वो भी यूज़ कर, उनको खामखा उनके बाप ने कोई उनके डिपॉजिट रखा, किसी ने और कोई ऐसी एक्टिविटी की तो बिला वजह आपने उससे डबल टैक्स वसूल कर लिया। तो ये तो इनको हर हाल में सोचना चाहिए कि दुनिया में एक कानून के बारे में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप उसकी कंप्लाइंस कर रहे हैं या आप ये कंप्लाइंस नहीं कर रहे, या तो आप इनकम टैक्स के कानून की कंप्लाइंस कर रहे हैं या फिर आप डिफ़ॉल्टर हैं। डिफ़ॉल्टर को ढूंढकर नोटिस देना ये टैक्स सिस्टम की खूबी होती है। अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएँ, आपको टैक्स जहाँ देने की पाबंदी है, अगर आप नहीं देंगे आपको खुद ब खुद पेनल्टी
लग के नोटिस आ जाएगा। ये काम चूँकि FBI करता नहीं, और भी हमारे FBI के अलावा जो हमारे प्रोविंशियल टैक्स के कई महकमे हैं वो भी ये काम नहीं करते। सो वो इस बात पे खुश है कि अगर इस तरह विद होल्डिंग से टैक्स आता रहे तो और उनका काम चलता रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बिज़नेस कम्युनिटी है या बिज़नेसमैन है हमारे यहाँ, अब देखें कि 80 की दिहाई के बाद से फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि जागीरदाराना कल्चर जो है वो पीछे चला गया, उसकी जगह सरमायादार लोग आ गए, बिजनेसमैन आ गए, सियासत के अंदर आ गए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि बिजनेसमैन को मैंने बहुत कम देखा है कभी भी वो खुश हो, वो हमेशा से यही कहता है, उसको रिबेट्स भी दी जाते हैं, उसको रिफ़ंड भी दी जाते हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट वो ये कहता है जी मुल्क में टैक्सेस की भरमार है, ये गलत है, ये जो हमारे टैक्स लगा दी जाते हैं इसकी वजह से बिज़नेस नहीं हम कर पाते। मतलब ये आप इसको समझते हैं कि हमारे यहाँ जो टैक्सेशन की भरमार है, जैसे आप कहते हैं कि हमारे बिल को ही ले लें उसमें बेशुमार टैक्स लगे होते हैं आके, तो क्या कोई ऐसा है? और दूसरी आपके ज़हन में मैकेनिज़्म आप समझते हो कि उसकी जगह ये कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि टैक्सों का ज़्यादा भरमार होना, ज़्यादा टैक्स लगाना, इज़ इट अ करेक्ट पॉलिसी? देखिए, जहाँ तक तो ट्रेडर्स या शॉपकीपर्स की बात है, पाकिस्तान के अंदर 3 मिलियन के करीब आउटलेट हैं जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल की तादाद कम है। इंडस्ट्री तो यहाँ कोई ख़ास लगी नहीं, आपको भी पता है, लेकिन जो ट्रेडिंग क्लास। डॉक्टर साहब, जब इंडस्ट्री लगती है तो लगा दे वक्त वो कहते हैं कि इतने टैक्स होते हैं आदमी के, बंदा ही भाग जाता है, कहता है यार ये, क्योंकि ज़ाहिर है हमें मुकामी इंडस्ट्री को भी तो फ़रोग देना है, उसी से जॉब जनरेशन होगी आके, तो बाहर वाले तो खैर एक दूर की बात है। वो इसके बारे में ख़ास तौर पे कहते हैं जी किसी ने अगर कारोबार शुरू करना है, इंडस्ट्री लगाना है, तो वो उसके लिए जी, ये मुकम्मल तौर पर जो टैक्स पॉलिसी है वो एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। सही, ये तो एक बात तय है कि वो उसका सारा। और दूसरी तरफ आपको शायद याद होगा कि पहले डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते थे जो लंबे अरसे के लोन देते थे। अब कमर्शियल बैंक तो 3 साल से ज़्यादा, अभी आपने इंडस्ट्री लगाई नहीं कि लोन रिकॉल हो जाता है। ये तो 10-15 साल की प्लानिंग होती है, आपको कैपिटल भी चाहिए होता है, और इस वजह से पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती। और टैक्स का निज़ाम तो इसलिए बहुत बुरा है कि अभी आपने काम शुरू नहीं किया तो बहुत से आपको एडवांस टैक्स देने पड़ गए, जिसका रिफ़ंड भी आपको नहीं मिलेगा। ये तो हमने बात की जो इंडस्ट्री की है, जो मैन्युफैक्चरिंग की है। मगर जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं जो सिर्फ माल लेकर बेचते हैं इंपोर्ट करके या लोकल माल, वहाँ पे मसाइल ज़रा पेचीदा हैं, क्योंकि वहाँ एक तबका तो वो है जो बहुत ज़्यादा इनकम कमाता है मगर टैक्स नहीं देता। टैक्स वो वही देता है जो बिजली के बिल के साथ आ गया, वो पास ऑन नहीं है, वो देखते नहीं बिजली के बिल की तरफ, वो तो अपनी प्रोडक्ट में उसकी कीमत ऐड कर लेते हैं कॉस्ट में, वो तो बहुत कम टैक्स दे रहे हैं। यानी इशारे कई सालों से यही हैं कि वो इनकम टैक्स कोई 1-2% की रेंज में और सेल टैक्स भी इसी रेंज में दे रहे हैं। तो अगरचे उनकी GDP में जो कंट्रीब्यूशन है वो 28% है, लेकिन उनका जो टैक्स है वो देखें तो 2% से बामुश्किल ही बढ़ता है। अब इसमें पॉलिसी की ख़राबी है दरअसल कि आपने उनको ये कह दिया कि जी आप कैपेसिटी बेस्ड टैक्स देते रहें, हम आपसे नहीं पूछेंगे। और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि ये लोग जो ट्रेडर थे यही हुक्मरान भी बने। और फिर इन्होंने ये कोशिश की कि भाई इस तरह हमसे कोई हिसाब ना पूछे, कोई रियल इनकम की तरफ ना आए, कभी हम प्रिजम्पटिव में चले जाएं। प्रिजम्पटिव का आपको पता है 1% ली और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, तो इनडायरेक्ट टैक्स की तरह ही हो गया। तो इन्होंने कोशिश करके इन टैक्सों को यहाँ पे ज़्यादा परवान चढ़ाया कि इनकी रियल इनकम तो पता ना चले। आप देखें कि वैसे इनके बड़े बड़े घर हैं, ये ईद पे कितने खर्चा करते हैं, उम्रे कितने पे जाते हैं, और ये जो हमारे यहाँ डॉलर का क्राइसिस भी ज़्यादा इन्हीं की वजह से ही रहता है। सही। और फिर ये टैक्स भी निज़ाम में भी नहीं आना चाहते। तो ये तो एक बहुत बड़ी पॉलिसी की ख़राबी है, और इसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम रियल इनकम पे जाएं। और रियल इनकम मैयर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक्सपेंडिचर साइड से अगर वर्कआउट करना शुरू करें तो आप बंदे की रियल इनकम के करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो वो खुल के करते हैं, मगर एक्सपेंडिचर की साइड से अब इनकम कंप्यूट करने का रुझान ही नहीं रहा। और लड़कों को या लड़कियों को जो आते भी हैं सर्विस में, उनका इस तरफ कोई उनको सिखाया भी नहीं जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ये होता ही नहीं, चूँकि जब हम थे तो ये किया जाता था, अब चूँकि वो किया नहीं जाता तो वो भी समझते हैं कि फिर इसको सीखने का क्या फ़ायदा, जो वहाँ अमली तौर पे हमने करना ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी वजह है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारे यहाँ करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, और करप्शन में हमारे यहाँ न सिर्फ ये कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो भी जिन पे टैक्स लागू होता है वो बिज़नेसमैन ना भी हो, तो ये एक तरह का एक अलायंस हो जाता है दोनों पार्टीज़ का सरकारी अफसर के साथ, और कहीं वो जो टैक्स होता है वो उसमें जो टैक्स एविजन होता है, अंडर इनवाइसिंग होती है, ओवर इनवाइसिंग होती है, ये चीज़ें हमारी हैं। क्या कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनके ख़िलाफ़ हो सकती है?
देखिए, ये तो इस गठजोड़ के बारे में तो बहुत कुछ हमने लिखा, बहुत इस पे मैंने इसलिए आपसे सवाल किया कि मोस्टली आप करप्शन के बहुत खिलाफ लिखते हैं कि करप्शन जो इस मुल्क में हो रही है टैक्सों की सूरत में, एवेजन की सूरत में, मैंने आपकी बहुत जगह पे पढ़ा है माशाल्लाह, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। कि देखें, ये हम अपने पोटेंशियल से आधा भी इकट्ठा क्यों नहीं कर पा रहे। कि मिसाल के तौर पर हम बहुत बड़ी इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी थी, अब जब इंपोर्ट होती हैं चीज़ें, चूँकि ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जो अगर 50, 55, 60% तक जाती हैं, तो हर बंदा कोशिश करता है कि वो फिर अंडर इन्वॉइसिंग करे। उस अंडर इन्वॉइसिंग के लिए फिर जाहिर है कि वो एक चीज़ जो 100 रुपये की है, अगर वो आएगी ही 50 रुपये की और उसकी वैल्यू मान ली जाएगी, कस्टम वाले उसको छोड़ देंगे, तो फिर वो कभी सप्लाई चेन में उसकी रियल इनकम तो कभी भी आप नहीं वर्कआउट कर सकते, उसको वो फिर सप्रेस्ड ही रखेगा। अगर उसने वो 300 की जाके बेची है तो वो फिर 250 का प्रॉफिट तो नहीं एक आइटम पे दिखा सकता। सही बात। तो ये वहाँ से ख़राबी शुरू हो जाती है। जहाँ तक एक्सपोर्ट होती है उसमें ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाहर हम अपना रख सकें, ले जा सकें। तो ये दोनों ख़राबियों की जड़ जो है वो असल में हमारे एग्ज़िट एंट्री पॉइंट, जिसे आप समझ लें ज़्यादा नहीं है। और वहीं आप देखते हैं कि जो हमारे बॉर्डर्स के साथ हैं, वहाँ आपने देखा कि वो उसे सरहदी तिजारत के नाम पे बजाय हम रेगुलराइज करने के स्मगलिंग को जो है हम वो परवान चढ़ाते हैं। तो ये करप्शन जो है ये बहुत, इसका साइज़ बहुत बड़ा है। इसकी वजह से पाकिस्तान में इनफॉर्मल इकॉनमी जो है वो इतनी बड़े साइज़ है कि अभी तक कोई इकॉनमिस्ट पाकिस्तान में ये दावा नहीं कर सकता कि उसने किसी ख़ास साइंटिफिक तरीके से पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकॉनमी का साइज़ ही डिटर्मिन किया हो। और बहुत से लोग अब कहते हैं कि जी ये जो पाकिस्तान में इतनी महंगाई होती है, इतना शोर मचता है, फिर भी लोग बाहर नहीं आते, तो कहीं ना कहीं से तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उन पे भी हो रहा है कि वो ये फिर भी सस्टेन करती रहती हैं। वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से सस्टेन नहीं हो रही, ना गवर्नमेंट के टैक्सेस से, वो इनफॉर्मल इकॉनमी से सस्टेन हो रही है। यानी बाहर से अब पैसा भी आप देखते हैं कि हुंडी हवाला से आ रहा है, जहाँ भी हुंडी हवाला से रहा है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है और ये बिलियंस का है। सही है। और ये बैंक भी पिछले दिनों में आपने देखा, इसमें उन्होंने भी बहुत पैसा बनाया जब ये स्पेकुलेटिव बिजनेस हुआ, और जो एक्सचेंज कंपनीज थी उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा पैसा बनाया इसमें। अच्छा, इसमें जैसे मैंने सवाल किया कि ये जब टैक्स एवेजन होता है या टैक्स चोरी होती है इसके अंदर, तो नॉर्मली कोई कहते हैं जी कि ये जो उसके जो कुछ फिक्स अमाउंट कर देते हैं या 100% उसके ऊपर फ़ाइन कर देते हैं आगे, तो क्या इसके अलावा मैंने जैसे सवाल आपसे किया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का कोई कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसी, या ये नहीं है तो क्या इसको होना चाहिए? नहीं, देखिए दोनों कस्टम के लॉ में भी हैं, सेल टैक्स में भी हैं कि अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ FIR होगी, आपको पकड़ा जाएगा, लेकिन वो ना होने के पाकिस्तान में बराबर है। आज तक एक भी टैक्स डिफ़ॉल्टर को हमने प्रोसिक्यूट नहीं किया, जबकि आपने देखा कि बाहर के मुल्कों में तो इसका जेल हो जाती है, वो कैद रहते हैं, और इसका डेटरेंट इतना बड़ा है कि वहाँ समझते हैं लोग कि बाकी क्राइम्स के मुकाबले में टैक्स का ना देना जो जुर्म है वो बहुत ही संगीन है। बल्कि वहाँ मुहावरे हैं कि मौत और टैक्सेस दो यकीनी चीज़ें हैं, जिसके ऊपर आपको हर हालत में यकीन रखना है कि आपको टैक्स भी देना है और मौत भी एक दिन आएगी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो एक तो हमने बात की ना, ये जो टैक्स गुजार हैं या उनके प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, एक बहैसियत आप सरकारी अफसर भी तो माशाल्लाह रहे हैं ना आप, तो कुछ उधर से भी तो आप बताएं कि कुछ लोग ये जो अक्सर एलेज करते हैं, ये बिजनेसमैन करते हैं, या ये कहते हैं कि जी एक अफसर बनाता है, एक ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर इशू होता है, उसके ऊपर जनाब फिर वो बिलाखिर अपील होते एक जगह ट्रिब्यूनल में जाता है कि जाके वो जनाब उसका ऑर्डर डिसमिस कर देते हैं कि जनाब ये ऑर्डर इसका सही नहीं बना। तो कहते हैं जी कि वो जो बंदा उस ऑर्डर से गुजरता है आदमी, तो उसको तो उससे गुजरना पड़ता है, उसकी तो मुश्किलात में इजाफा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक जब आपने कोई केस करना है तो ना सिर्फ पैसे भी लगते हैं, वकील को भी देने पड़ते हैं, आगे तक जाना पड़ता है। लेकिन जो इस ऑर्डर को बनाने वाला है, जिसने ये ऑर्डर बनाया है शुरू में, पास किया ऑर्डर, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती कहते हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है कि अगर अफसर जो हैं सॉरी उनकी कोई एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी ना हो तो वो पावर्स उनके पास बेशुमार हैं। जैसे हम कहते हैं थानेदार के पास इतनी पावर है कि वो आपके ख़िलाफ़ कोई भी दफ़ा लगाकर एक दफ़ा तो आपको अंदर कर देगा, फिर आप धक्के खाते फिर। इसी तरह इनकम टैक्स अफसरों का भी, और जो दूसरे आप सेल टैक्स के हैं या कस्टम के, उनके पास भी लामहदूद पावर्स हैं। सही है। सॉरी, वो कोई भी आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की भी टैक्स का वो एक बहुत बड़ी डिमांड निकाल सकते हैं। अब उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि उनके ऑफिसर जो सुपरवाइजरी हैं वो देखें कि भाई ये रीज़नेबल। आजकल तो चूँकि हदफ बहुत ज़्यादा होते हैं
तो वो खुद उनको कहते हैं कि तुम इलीगल डिमांडें क्रिएट करो, चलो ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हम कर लेंगे कॉरेसिव मेजर से, फिर देखी जाएगी जब कभी रिफ़ंड देने के हमने कौन से देने हैं। तो अप्रोच इस कदर ख़राब हो चुकी है कि उसकी वजह से फिर आपने सही फरमाया कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है या किसी आदमी के लिए ज़हनी सुकून का छिन जाना ही, अब बड़े बड़े मैं आपको टैक्स पेयर बताऊं जो कि बहुत कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, जब उनको ऐसे नोटिस आते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि भाई अब हम अपना कारोबार करें या ये छोड़ के, और फिर एक जगह से नहीं आते। यानी कि अभी हाल में मैं 2-3 केस देख रहा हूँ कि वो लोग पूरा टैक्स दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे कराची में, और सर्विस प्रोवाइडर हैं, यकदम उनको पंजाब से नोटिस आ जाता है कि जी आप यहाँ भी रजिस्टर हो सकते हैं, क्यों टैक्स मैं वहाँ पूरा दे रहा हूँ। अगर आपको कोई मसला है आप सिंध से ले लें वो टैक्स, अगर आप समझते हैं इसमें पंजाब का कोई शेयर है तो आप उनसे ले लें। मगर उन्होंने इतनी फ्रेगमेंटेशन यानी कि इतनी तकसीम कर दी है कि पहले शायद जब अंग्रेज़ थे तो पंजाब और उस ज़माने में खैबर पख्तूनख्वा उसका एक कमिश्नर होता था, तो मामला चलते थे अच्छे। अब तो एक टैक्स को लेकर उन्होंने इस कदर उसके अंदर यहाँ पहले तो किया कि कमिश्नर अपील के तक मामले से पहुँचने से पहले भी कमिश्नर ऑडिट लैदा किया, कमिश्नर लीगल लैदा किया, और वो तो अभी बड़ी मुश्किल से। अब लोग बड़े परेशान हैं कि कितने लोगों के साथ वो डील करें, और एपलेट सिस्टम बहुत ख़राब है, फ़ैसले कई साल नहीं होते हैं। अगर हम अपना टैक्स जस्टिस सिस्टम ही ठीक कर लेते तो कोई खौफ होता कि हमें जुर्माने किए जाएंगे, हमें हमारे गलत ऑर्डर्स की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मैं आपको इंडिया की मिसाल देता हूँ कि वहाँ जब हाई कोर्ट में केस दिल्ली में पहुँचे एक शुरू के ज़माने में, उन्होंने पूछा कि भाई ये किसने अपील फ़ाइल की है, उस कमिश्नर को बुलाकर 2 लाख जुर्माना किया। भाई बहुत मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, उस वक्त 2 लाख आज के पाकिस्तान के महंगा करोड़ों में होगा। और फिर जब पे हुआ उन्होंने पता किया कि पर्सनल जेब से गया है या सरकारी ख़जाने से, जब पता चला सरकारी, फिर उसको बुला के डांटा गया और उससे कहा कि आप सारी अपीलें रिवाइज़ करो जो आपकी फ्रिवलेस हैं, जो बेमानी है, इनको वापस लें वरना हम नौकरी से। ये बहुत बड़ा इसमें अमल दखल हमारे जजेस का भी है कि जब उनके पास ऐसे केस, उनके पास भी बहुत पावर्स हैं, वो उन लोगों को अगर अकाउंटेबल बनाएं या उनके बॉसेस को बुला के पूछें जी ये आप अपने जो आपके मोहतैत अफसर हैं उनके साथ इस तरह की आपकी ट्रेनिंग और ये सुपरविजन है, तो ये मामला ठीक हो जाता है। ये मैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे भी कहूँगा कि अगर ये इतनी हाई हैंडेडनेस से पुलिस काम करती हैं, अगर 1-2 फैसलों में भी किसी आईजी को मुअत्तल कर दिया जाता कि तुम्हारे नीचे आईओ तो उसी के नीचे है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसने ये काम किया है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड ही उसका जिम्मेदार होता है। अगर आप किसी महकमे के हेड हों, नीचे कितनी भी गलतियाँ हो, जिम्मेदारी तो आपकी। ये हमने चूँकि सिस्टम नहीं बनाया और बाहर के मुल्कों में हैवी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन दूसरे को पे करनी पड़ती हैं। अगर स्टेट को ये सारी लिटिगेशन की कॉस्ट पे करनी पड़े तो ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, फिर गलत केसेस ये ना फाइल करें। और ये एक बहुत बड़ा इरिटेंट है, जो टैक्स कल्चर ना होने की एक बहुत बड़ी वजह ये बदसलूकी है जो की जाती है। जो लोग फ़ाइल कर देते हैं वो बेचारे इन चीज़ों में फंस जाते हैं, जो नहीं फ़ाइल करते वो कहते हैं चलो जी अच्छा है, हमें 250% भी ज़्यादा ले लें, कम से कम हम इन तकालीफ से तो बचे रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी एक लोग कहते हैं जी कि जब गवर्नमेंट, सबसे आसान काम है इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो हमारे यहाँ मेरे ख्याल ज़्यादा की जाती है, जिसमें कि उनको आसानी भी होती है आगे। आप नहीं समझते कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे कॉमन आदमी पर बहुत बर्डन पड़ता है, बहुत परेशान होता है, और जो आपको देखते हैं राइजिंग इन्फ्लेशन इस वक्त हो रही है, इसमें ये जो डायरेक्ट टैक्सेस में आप क्या तजवीज़ दे सकते हैं जिससे ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि अब डायरेक्ट टैक्स लेने से घबराती है हुकूमत हमेशा। जी बिल्कुल, ये बहुत आपने पर्टिनेंट सवाल पूछा बात साहब के। बहुत अरसा हमने इस बात पे कंपेन की है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता, जब हमने नौकरी शुरू की थी तो डायरेक्ट टैक्स के रेट भी बहुत हाई थे और लोग भी देने वाले काफ़ी थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो पावरफुल तबकात थे इन्होंने रेट तो इनकम टैक्स के बहुत कम करा लिए और देने को तैयार नहीं। पिछले 5 साल का मैं डेटा देखा है, 10 मिलियन टैक्स पे करने वालों की तादाद कभी 3-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं रही। कॉर्पोरेट को तो आप एक तरफ कर दें, इंडिविजुअल्स की बात कर। अब ये इनकम टैक्स का असल मकसद तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है कि आप अमीरों से लेके उसको गरीबों की फलाह के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ बिल्कुल उलट है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस हर चीज़ में आपने शामिल, इनकम टैक्स के अंदर भी हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल कर दिए कि ये प्रिजम्पटिव है जी, ये मिनिमम है। जो अगर मुझे पता है कि मेरा पहले से टैक्स ये है तो मैं पास ऑन कर दूँगा। अगर मुझे पता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 11, 12, 15% टैक्स देना है तो मैं उसे पार्ट ऑफ प्राइस बना लूँगा।
तो इस चीज़ ने पाकिस्तान को बहुत तबाह किया। और ये सिर्फ हम ही नहीं कहते, इस चीज़ का बरमला आप रिपोर्टें देख लें, IMF की भी, वर्ल्ड बैंक की भी, वो इनको बार बार इंतबाह करती हैं कि आपके टैक्स सिस्टम की ये बहुत बड़ी डिस्टॉर्शन है कि तकरीबन 70 से 75% आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ये नहीं कि वो हमेशा गलत बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो ऊपर पॉलिसी मेकर्स हैं वो नहीं चाहते कि उनके बर्डन उनके ऊपर आए। वो आप देख लीजिए, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं ज़्यादातर खुद फ्यूडल एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं। वो क्यों इनकम टैक्स देंगे एग्रीकल्चर इनकम पे? जो वहाँ अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो कम पॉलिटिशियन बन गए हैं, वो शुगर पे क्यों सही टैक्स देना चाहेंगे? क्योंकि जी इंडायरेक्ट लगाएं, हम पास ऑन कर देंगे। आप शुगर की प्राइस के अंदर कभी एलिमेंट देखें इंडायरेक्ट टैक्सेस का कितना हाई है? हालांकि शुगर कोई ऐसी इस्तेमाल करने वाली चीज़ भी नहीं दुनिया में, तो इसको बल्कि डिस्करेज किया जाता है। मगर आप इसका इशारिया ज़रा देखें कि जहाँ जहाँ भी हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन देखते हैं, वो ख़ास तौर पर जो आपने कहा वो उन चीज़ों पे है जो इन्फ्लेशनरी हैं, मतलब आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं। दुनिया में किया जाता है, फूड के ऊपर टैक्सेस नहीं किए जाते, हम उस पर भी टैक्स लगाने को जो है आगे हैं। उससे जो गरीब आवाम है उनके ऊपर, उनकी बहुत मीगर इनकम है, उसका वो बड़ा चंक ले जाता है। एक अमीर आदमी की बहुत ज़्यादा इनकम में से वो बहुत थोड़ा हिस्सा लेता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स की सही डेफिनेशन भी यही है कि उसके अंदर हम उसको हमेशा इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के यार्डस्टिक से देखते हैं कि वो बहुत इनइक्वालिटी और क्रिएट करता चला जाता है। और ये रियासत की सबसे बुरी पॉलिसी हो सकती है कि जिसका मकसद तो लोगों की फलाह व बहबूद हो, और वो टैक्सेस ऐसे ऑप्रेसिव लगाए, ज़ालिमाना लगाए, जिससे ये बिल्कुल इसके बरअक्स नताइज निकले। और पाकिस्तान में ये जो खलीज बढ़ती जाती है अमीरों और गरीबों के दरमियान, इसकी भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठे होते हैं, तो वो फिर आपको हाउसिंग बहुत अच्छी देते हैं जो अफोर्डेबल है। जॉब नहीं होती तो आपको उतने अरसे के लिए सपोर्ट अलाउंस मिलते हैं। तो उन्होंने तो उन टैक्सेस को अप्लाई किया इस तरफ कि कोई लोग जो पीछे रह गए हैं उनको उस वक्त तो सहूलत दी जाए और साथ में उनको कारआमद भी बनाया जाए। हमारी सब्सिडीज़ भी ख़राब हैं, क्योंकि हम जो दे रहे हैं बेनज़ीर इनकम में या एहसास में, वो हम गदागरी के तौर पे दे रहे हैं 3-4 हज़ार रुपये महीने का। उससे वो एम्पावर नहीं हो रहे लोग। या आप कोई माइक्रो फाइनेंस का मॉडल भी ले लें, तो वहाँ भी हमारी कोशिश यही है कि रहें तो गरीब ही, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये सब्सिस्टेंस लेवल पे रहें, उससे तो फिर माशरा ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब बताइए कि जब आप माशाल्लाह टैक्स के ऑफिसर थे और आपने भरपूर, कहते हैं ना, भरपूर मेले में नौकरी छोड़ी, और आपने अब आप उन लोगों को सहूलतें दे रही हैं, आसाइशें दे रही हैं जो टैक्स, मैं ये नहीं कहता कि टैक्स से बचना एक बुरी बात नहीं है, लेकिन टैक्स की चोरी करना बुरी बात है। तो आप लोगों को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। कैसा देखते हैं उस कल्चर को, जब आपका कल्चर था, जब उस ज़माने में आप थे, और आज का जो टैक्स ऑफिस है, किस तरह देखते हैं, क्या फ़र्क है? अब बस सब देखें, नौकरी के बाद भी जो हम टैक्स प्रैक्टिस करते हैं वो टैक्स देने वाली ज़्यादा है और टैक्स ना देने वाली तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बड़ी कंपनीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा, और वो अपनी आमदनी को बिल्कुल छुपाती भी नहीं। हमारा तो क्राइटेरिया यही होता है कि हम इंडिविजुअल केसेस ही नहीं लेते हैं जहाँ हमें ये शक हो कि भाई इसके मामलात जो हैं ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। जहाँ ट्रांसपेरेंट है वहाँ ज़्यादती जो होती है, लीगल कोई पॉइंट ऐसे उठाकर, तो वे ऑफिसर अब ये समझते हैं कि जो अच्छे टैक्स पेयर हैं इन्हीं से तो पैसा आ सकता है, वो कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई, वो फिर आगे अपीलों में नहीं उनका जो होता केस जो है वो सस्टेन करता। मगर मजमूई तौर पर देखें तो ये इस कल्चर के ख़राब होने में एक टैक्स एडवाइज़र्स का भी बहुत रोल है, क्योंकि हमें उन्हें बड़ी ज़िम्मा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक तरह से स्टेट की जुडिशरी कैपेसिटी में ही एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं कि आपने रियासत का टैक्स जो है, जो ड्यू है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। और बहुत से ममालिक में, बल्कि ज़्यादातर ममालिक में ये अबेटमेंट में भी आता है कि उसको भी काबिल जुर्म, शरीक जुर्म समझा जाता है जो इस तरह के काम करता है। मगर हमारे यहाँ ये इतना पावरफुल माफिया बना, और ये लीगल फटर्निटी के अंदर भी, कि उन्होंने भी अपने आप को ये समझा कि हम भी किसी एहतसाब के नीचे नहीं हैं। उनकी बार काउंसिल्स तो उनके ख़िलाफ़ कोई तदीबी कार्रवाई नहीं करती, उनके कोई रेट्स भी फिक्स नहीं हैं कि चले जी डॉक्टर के पास तो आप जाएंगे तो आपको पता है पहले 3000 होता था, अब इन्फ्लेशन से 5000 लेते हैं, क्योंकि टैक्स वो भी नहीं ज़्यादा देते, तो कैश में वो फ़ीस ले लेते हैं और फिर वो भी सही नहीं दिखाते। तो डॉक्टरों पर भी मेरा ये इतराज़ रहता है कि आप रोज़ के कई लाख कमाते हैं, मगर आपकी सालों बाद साल की इनकम भी आप उतनी नहीं दिखाते जितनी एक दिन की आपकी
कमाई है। तो ये हमारे यहाँ प्रोफेशनल क्लास ने बहुत ख़राब किया है कल्चर को, कि इनको तो पहले ज़माने में एक उस्ताद की बहुत रिस्पेक्ट होती थी, अब आप असातिज़ा को देख लें, वो भी बूटी माफिया का हिस्सा बने होते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर्स की बड़ी रिस्पेक्ट होती थी कि ये हम, अब देख लीजिए वो भी सवाए मनी मेकिंग के कोई काम नहीं कर रहे हैं। लॉयर्स का काम होता था कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें, वो रूल ऑफ लॉ की बजाय लॉलेसनेस को क्रिएट करने में अपना जो है वो पार्ट प्ले करते हैं। अब बावजूद इसके कि मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, मैं समझता हूँ कि जो तनकीद है ये ख़ुद तनकीदी से भी शुरू होनी चाहिए और ख़ुद एहतसाबी भी होनी चाहिए। अगर ये अपना रोल दुरुस्त कर ले तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। सब जो ऑफिसर्स के ऊपर नहीं हमें डालना चाहिए। अब बहुत से अच्छे जज जो हैं वो इसलिए बेचारे काम नहीं कर पाते कि उन्हें ये कोर्ट्स में कुर्सियां चलाना, गाली गलोच करना, ये हमारे लोअर कोर्ट्स का कल्चर बन चुका है। सही है। तो इसने भी हमारे यहाँ बहुत ख़राबी पैदा की है। और आपको मुझे, जो हम पार्ट ऑफ सर्विसेज भी रहे हैं, हमें खुल के बात करनी चाहिए कि अगर वहाँ काली भेड़ें हैं तो इधर भी कम नहीं है। सही है। और इन दोनों का एहतसाब ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारे यहाँ देखा गया कि जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है, बहुत ब्लैक मनी इसके अंदर होती है और रियल एस्टेट में टैक्स एविजन बहुत होता है। मैं विदाउट नेमिंग समबॉडी इन कोर्ट सम केस कि किसी ने इसी तरह किसी रियल एस्टेट की किसी बहुत बड़ी उसको उन्होंने छापा मारा, रिकॉर्ड लिया, सारा आया, पता लगा कि जी जहाँ से 2 अरब जो मिल रहा है इसमें पोटेंशियल तो 10-11 अरब रुपए का था। तो लेकिन जब ये बात होती है तो वो जो इन्फ्लुएंशियल लोग हरकत में आते हैं और उसके बाद वो सम उधर किसी न किसी तरीके से उनको वो बेल आउट हो जाते हैं वो आके। ये एक कल्चर हमारे यहाँ बहुत डेवलप हो गया है और सरकारी अफसर जो आज का अफसर है, आप महसूस नहीं करते कि ना उसके बाद वो डिस्क्रिशनरी पावर्स भी कम हो गई हैं? तो क्या महसूस करते हैं आपके, क्या होना चाहिए इसमें जिससे कि उनकी पावर्स में भी इजाफा हो? और ये जो एक और एलिमेंट मैं देखता हूँ आके कि आप किसी बड़े से बड़े प्लाजे पे जाते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा जो मैं समझता हूँ कि बिलियंस कमाते हैं महीने में, लेकिन वो अलाउ नहीं करते, आप वहाँ विज़िट नहीं कर सकते, ना जा सकते हैं आप, आपको सख्ती से मना किया गया आके। तो ये किस चीज़ की कमज़ोरी शो करती है? ये देखिए, रियासत ने अपने आप को एक तरह से इन यरगमाल हुई है इन लैंड माफिया और डेवलपर्स के हाथों में। ये लोग बिज़नेस में भी आए, उनके फिनेंशियर भी हैं, अब तो खुल अलानिया इलेक्शन भी लड़ते हैं माशाल्लाह, और कई पार्टियों में बड़े बड़े ओहदेदार भी हैं। ये क्लास जो है इसके बहुत, अगर आप देखें तो 3 आपको रेट नज़र आते हैं। एक डीसी साहब का रेट होता है, हाँ जी, एक एफबीआर का रेट है और एक एक्चुअल रेट है जिस पे के ट्रांजैक्शन हो रही होती है। देखिए, पहले कानून बिल्कुल ठीक था। एक तो सारी इन्फॉर्मेशन हम हासिल करते थे कि किसने क्या प्रॉपर्टी एक्वायर की, फिर हम उसकी वैल्यूएशन देखते थे कंपेरेबल केसेस के साथ कि उस इलाके में इसी साइज़ की, इसी के करीब की प्रॉपर्टीज़ कितने में बिकी, और फिर हम उसको नोटिस देते थे डिफरेंस का, और उस पर भी हम पे एक चेक एंड बैलेंस होता था कि वो नोटिस आप अपने सुपीरियर की, आईएससी की, ये कानून में लिखा हुआ था, उसकी अप्रूवल के बगैर नहीं दे सकते थे। तो एक चेक एंड बैलेंस था, मगर बहुत एडिशनें होती थी, बहुत एक उसका। अब बहुत से जगहों पे हमने कोशिश की कि पीओएस लगा दें, अब उन्होंने उसके बावजूद भी, जैसे आपने कहा, बड़े बड़े प्लाजाज में दुकानों के ऊपर रियल टाइम में हमें सेल्स नज़र आनी चाहिए, सारी दुनिया में होता है, मगर हम नहीं कर सके। और अभी ये जो पिछली 16 महीनों की बड़ी कारकर्दगी बयान करते हैं, उसके अंदर जो टियर 1 था, जो टॉप के रिटेलर थे, उसमें से भी एक क्लास को निकाल दिया ताकि उनका भी सही टैक्स ना आ सके। अब यहाँ ऑफिसर्स के ऊपर हम क्या इल्ज़ाम दें जब आपकी पॉलिसी मेकर, ऊपर जो आपके सियासतदान हैं, वो इनके हाथ में यरगमाल हैं। अब ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं ये किसी शक्ल में भी बैंकिंग के अलावा नहीं होने देनी चाहिए। बैंक के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू आए उसके ऊपर आप टैक्सेस लें और इनको पाबंद करें कि जी ये कैश में तो बिल्कुल ये काम नहीं होगा। सही। कोई हाफ हार्टेड किस्म की एफर्ट्स हुई थी कि जी इस एक थ्रेशोल्ड से ऊपर आप अदर देन बाई क्रॉस चेक प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, उसको भी इन्फोर्स नहीं किया। सही बात। अब अगर ये चीज़ें की जाएं और इसको हमने जो ब्लैक मनी की एक सेंचुरी बनाया हुआ है, पनाहगाह बनाया हुआ है रियल एस्टेट को, फिर उससे ज़ाहिर है आपकी सियासत में, आपकी गवर्नेंस में सब जगह खराबी आती है। और इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा एमनेस्टियाँ भी इनको मिली हैं। बिल्कुल सही।
और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही पाकिस्तान के लिए नासूर है कि हम इस चीज़ को जन्म दे रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की रिट जो होनी है वो मजबूत होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी जैसे आपने गुफ्तगू में भी फरमाया कि कोई प्लॉट मैंने आज से कुछ 40 साल पहले लिया 10 लाख का, तो मैं जब भरता हूँ तो वही 10 लाख ही भरता हूँ, आज भी उसकी कीमत 10 लाख ही भरता हूँ, जैसे आपने कहा मार्केट रेट से। ये सियासतदानों को भी देखें आप, हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं, जब इनके ख़ास तौर पर इलेक्शन होते हैं, इनके एसेट्स आते हैं, तो एसेट्स पे ना उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, ना बड़े बंगले होते हैं, ना कोई पैश होता है। ये क्या, किस किस्म की हिपोक्रेसी, मुनाफकत है, या क्या हमारी जो इलेक्शन कमीशन की कमज़ोरी है, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कमज़ोरी है? देखिए, बेनामी भी इनके बहुत असासे हैं। हाँ जी। और अपने भी वैल्यूएशन कम पे वो चल रहा होता है। इसको अगर आप देखें तो वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र आएगा कि बाकी ममालिक में वहाँ के इलेक्शन कमीशंस के सामने इस तरह की चीज़ें स्क्रूटनाइज़ करने के लिए उन्होंने अदारों से मदद लेते हैं कि जी आप हमें इनकी रिपोर्ट करें। हमने भी कोशिश की कि अच्छा जी वो FBI बता दे कि ये डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, बस वो एक से लोगों को खुश करने के लिए, मगर क्या वो ड्यू टैक्स दे रहे हैं, क्या उनके असासों की जो उन्होंने हासिल की हैं उसके लिए उनके पास रिसोर्सेज हैं। ये जो हम इनकम बियॉन्ड मीन्स की बात करते हैं, इसको देखने के लिए ना वो तैयार हैं कि अगर ये इनको UK वाली डेमोक्रेसी पसंद है तो उसके अंदर तो फिर एथिकल कमेटीज़ हैं, वो इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखती हैं। अदारे आप देखिए कि उनके अदारे ने हमारे एक बिज़नेस टाइकून के पैसे यहाँ भेजे 190 मिलियन यानी पाउंड, और वो हमने उसी के लिए फ़ाइन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिए। यानी कि ये इस तरह की ज़्यादतियाँ जो हैं वो जब होती हैं तो बिल्कुल पता चलता है कि एक आदमी जो फ्रॉम नोवेयर इतना बड़ा डेवलपर बन गया, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए वो कितने की ज़मीन लेता है, फिर आगे कितने की बेचता है, किन लोगों पे कब्जा करता है, और फिर एक बड़े लेवल पर जहाँ एक और हुकूमत ने उसको ट्रेस किया कि इसके नॉन एसेट और नॉन ज़राए नहीं हैं, और उसका पैसा हमें भेजा फिजिकल फॉर्म में। सही है। और हमने उसको बेनिफिट दिया बजाय कि रियासत को बेनिफिट देते। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ख़तरनाक अलामतें हैं कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस और जो हमारे यहाँ कानून, यदि कानून बनाने वाले हैं, नाफिज करने वाले एग्जेक्टिव, कम उनको तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना इस चीज़ों की, ये कि लॉज जो हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन पे होनी चाहिए। गवर्नमेंट को हरकत में आना चाहिए जो ख़ास तौर पे ये टैक्स एवेजन करते हैं। अब देखिए, लॉ मेकर का, लॉ इम्प्लीमेंट करने वालों का और लॉ ब्रेकर का जहाँ एक माफिया बन जाए तो इससे बुरी रियासत फिर क्या हो सकती है? अच्छा डॉक्टर साहब, एग्रीकल्चर टैक्स आपका फेवरेट है, जिसमें आप हमेशा कहते हैं कि एग्रीकल्चर पर सही टैक्स होना चाहिए। अब हमारे यहाँ जितने फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जितनी सूबाई, अब आप देखें कि वहाँ सबसे ज़्यादा जिनकी इजारादारी है वो जागीरदार भी हैं, उनके ज़िम्मेदार भी हैं, अब तो खैर सरमायादार भी बहुत हो गए। तो वो टैक्स जो है बड़ा नॉमिनल सा लिया जाता है एग्रीकल्चर के ऊपर। जो एक था प्लान था वो तो गवर्नमेंट्स पे अमल दरामद नहीं करा इसकी। क्या आप देखते नहीं कि ज़रूरी अनाज की कीमतें कहाँ से कहाँ चले गई हैं? आज जो ठेके रेंट्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं? जो 1 लाख ठेका होता है 2-2 लाख के ठेके आ रहे हैं। गंदम की कीमत, चावल की कीमत, चीनी की कीमत, और इनके तो वारे न्यारे हैं, लेकिन टैक्स देने में कहते हैं जी यहाँ आप टैक्स नहीं ले सकते। इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए क्या IMF ने कोई रोल प्ले नहीं किया? देखिए, सूबाई हुकूमतों के टैक्सेस की कलेक्शन, जिसमें ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स चूँकि उनका सब्जेक्ट है, बहुत दफ़ा वो अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट कर चुके हैं कि ये ना होने के बराबर। हम भी बहुत लिखते हैं कि सारी हुकूमतों ने मिलकर, चारों सूबों ने हार्डली 2 बिलियन टैक्स इकट्ठा किया। इस बारे में कानून देखें तो उन्होंने उसमें रेट भी अपने इतने रिड्यूस रखे हुए हैं, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, किसी से रिटर्न देने के रवादार नहीं हैं, बल्कि कोई जाके देना चाहें कि जी मैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, उससे लेते भी नहीं हैं कि जी ये देखें हम क्यों एग्जांपल। ये एक इससे क्लियर नज़र आ रहा है कि सूबे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब इसके 2 हल हैं। एक तो खैर वहाँ उन्होंने डाल दिया इनकम टैक्स में कि अगर आप सूबाई टैक्स नहीं देंगे और जो एग्जम्प्ट इनकम दिखाएंगे अपनी एग्रीकल्चर, वो आपकी ऐड कर दी जाएगी। अब ये तो कुछ FBR को भी सोचना चाहिए कि जहाँ भी एग्रीकल्चर इनकम दिखाई जाए उसको देखें कि क्या सूबाई तौर पे उस पर टैक्स पे हुआ है कि नहीं, उसको ऐड करें। और सूबों को चाहिए कि कम से कम वफाक NFC में ये बिल्कुल क्लियरली जो भी, अब क्योंकि देखिए ना 7th के बाद तो कोई अवार्ड भी नहीं हुआ, जबकि इसको कितने साल हो गए। अब नया जब अवार्ड करें तो उसमें क्लियरली कह दें कि जी अगर आप ये अपना पोटेंशियल इकट्ठा नहीं करते हैं तो आपकी इधर से भी 57.5% को कम कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए ना, आप पूरे वफाक में से
57.5% तो सूबे ले रहे हैं और अपना टैक्स भी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, जिससे ओवरऑल टैक्स टू जीडीपी तो रेशो ख़राब होती है ना। क्योंकि जब हम टैक्स टू जीडीपी रेशो कहते हैं तो ये पूरे मुल्क की जीडीपी होती है, किसी एक सूबे की जीडीपी की हम बात नहीं करें। और पूरा जो टैक्स इकट्ठा होता है एफबीआर की जीडीपी से रेशो लहदा निकलती है और पूरे मुल्क की लहदा निकल, और उसमें आके इनकी टोटल कंट्रीब्यूशन 0.5% सूबों की हो तो इस तरह से तो कोई वफाक नहीं चल सकता। तो इसको भी रिविजिट करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये टैक्स फ्री सिटीज़ जो हैं, कोई कल्चर कोई ऐसा डेवलप हो सकता है पाकिस्तान में, कोई ऐसे शहर जो इनको टैक्स फ्री कर दिया जाए? देखिए, टैक्स फ्री जहाँ किए गए हैं वहाँ वो फिर उसको कहते हैं कि आम ज़ुबान में कहा जाए तो वो एक तरह से असाइनमेंट ऑफ टैक्सेस हैं कि वहाँ अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, अगर आप वहाँ ऐसी रोज़गार के ज़राए, तो उसी रेशो से उन्होंने आपको एग्जम्पशंस दे दी, या ख़ास तौर पे नई इनोवेशन की जो इंडस्ट्रियाँ थी उनको प्रमोट करने के। लेकिन सबके यहाँ मकसद यही हुआ कि उसने दो यानी कि मकासद हासिल किए। एक, उससे उस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ी क्योंकि ऐसी इनोवेटिव इंडस्ट्रीज़ को दिया गया जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, और दूसरा उनको दिया गया जो लेबर एक्सटेंसिव थी, ताकि अगर आपके मुल्क में आबादी ज़्यादा है तो वो फिर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियाँ लगाएं। अब इसके बगैर अगर आप सिर्फ चोरी के लिए टैक्स फ्री जोन्स बनाना चाहते हैं या मराद देना चाहें, वो काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं फिर। सही है। और हमें फिर अगर हम ऐसी बनाएं तो फिर हम बड़े विजिलेंटली उनको वॉच भी करें, वो हमसे होता नहीं है। तो ये भी पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट जो टैक्स फ्री जोन्स का था ये भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि बेसिक तौर पे जहाँ हम अच्छी पॉलिसी भी बना लेते हैं उसको अब्यूज़ करने के लिए जब ताकतवर लोग आते हैं तो फिर हम बिल्कुल लेट जाते हैं। और चाइना में भी बहुत सी बनी, शुरू के ज़मानों में उन्होंने ऐसी बहुत सी सिटीज़ बनाई, मगर वहाँ के रूल ऑफ़ लॉ में और पाकिस्तान के रूल ऑफ़ लॉ में, या हम यूरोप से अपने मुकाबले करें तो वहाँ इस तरह की चीज़ें अनथिंकेबल हैं। वहाँ रूल ऑफ़ लॉ सबके जहन में है, लोग उसको दिल से मानते भी हैं। एक कुछ परसेंटेज बहुत कम जो है वो तो हर जगह होती है डिफाइंड की, मगर वो प्रीडोमिनेंटली तो नहीं होती कि पूरे सिस्टम को ही तबाह कर दे। हमारे तो बिल्कुल उलट है ना, कंप्लायंस करने वाले चंद हैं और उसको बर्बाद करने वाले बेशुमार। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्या इसे आज़ाद खुद मुख्तार अदारा बनाया जा सकता है जो गवर्नमेंट कल्चर से आज़ाद हो? क्योंकि अब तो आप देखते हैं कि जो सेक्रेटरी फाइनेंस है या मिनिस्टर फाइनेंस है वो सारे इसी को कंट्रोल करते हैं, और इसी तरह में सियासतदान जो हैं वो भी और सरमायादार भी वो भी FBR पे इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या आप देखते हैं कोई ऐसा, वैसे तो हमारे यहाँ कोई भी इदारा खुद मुख्तार नहीं बना आज तक, लेकिन क्या इसकी वो आप देख सकते हैं कोई ऐसा पॉलिसी है जिसमें बन जाए? इसमें तो देखिए, नेशनल टैक्स अथॉरिटी का नाम कुछ भी रख लें, हमने बहुत काम किया, उसका लॉ भी बना के दिया। दुनिया में टैक्स का फंक्शन बड़ा ही आपको पता है मुश्किल होता है, क्योंकि टैक्स कोई भी अपनी रजामंदी से देने को तैयार नहीं होता। हर कोई कोशिश करता है कि, क्योंकि टैक्स एक तरह से डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ स्टेट भी कहते हैं कि आपकी जेब में हाथ डाल रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को हाथ डाल रहा है, आपकी वेल्थ को हाथ डाल, तो ऑब्वियसली इसके ख़िलाफ़ एक नेचुरल होता है। लेकिन वो कल्चर जहाँ इसकी बदले में लोगों को फ़ायदे मिलते हैं वहाँ इसका कल्चर डेवलप हो जाता है। जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस को सादा आसान बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर इन्फोर्समेंट की जाती है, वहाँ इसमें बेहतरी आती है। मेरा ख़्याल में FBR की जगह हमें फेडरलाइज्ड अदारा बनाना चाहिए, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था 57.5% तो सूबों के पास है, ना वो पॉलिसी में शामिल है ना इन्फोर्समेंट में। तो हमें भी जैसे IRS है, जैसे और दुनिया में इदारे हैं, उनके कुछ भी नाम हो, आप मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी भी देखें तो एक ही है। हर जगह रेवेन्यू अथॉरिटी को फेडरलाइज्ड ही किया जाता है, जहाँ जहाँ फेडरल सिस्टम है। यूनियन जहाँ यूनिटरी फॉर्म है वहाँ तो खैर वैसे ही एक ही होता है। तो फेडरलाइज्ड में भी किया ये जाता है कि ऊपर मजबूत यूनियन हो जिसका फेडरलाइज स्ट्रक्चर हो, और नीचे जो है उसको डिसेंट्रलाइज करके फ़ायदा नीचे तक पहुँचाया जाए। अब जब तक हम ये मॉडल नहीं अपनाएंगे, और जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो अब आर्टिकल 140 इस तरफ इशारा भी करता है कि आपकी सेल्फ गवर्नेंस पे बेस्ड गवर्नमेंट्स हों, जो आपके ये अगर एक अच्छे स्कूल होंगे कम्युनिटी में तो लोग अब जो इतनी भारी फीसें प्राइवेट्स को दे रहे हैं वो नहीं देंगे, लेकिन उसके लिए जो उसकी फंडिंग होनी है वो तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स से या उन्हीं टैक्सेस से होंगी जिसको नीचे की सतह की जो गवर्नेंस है वो देखे और वो अपने लोगों पे खर्च करे। अब आप सारी जगह देख लीजिए, मॉडल यही है कि हेल्थ, एजुकेशन और जो एंटरटेनमेंट के और जो दीगर मामलात हैं, सड़क के हों चाहे बिजली के हों, ये सारे के सारे, इवन पुलिस भी इन तमाम जगह के ऊपर दरअसल लोकल गवर्नमेंट के नीचे होती हैं। या मेयर होता है, बट जहाँ मेट्रोपोलिस हैं वहाँ फिर मेयर की रोल होता है कि वो
नीचे गवर्नेंस भी चल रही है, ऊपर सिटी का मेयर होता है। जब तक हम इन मॉडल्स को, और ये थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, हमने इसको पोस्ट पार्टीशन में बर्बाद किया है, इसको रिस्टोर किए बगैर तो आप जमहूरियत नहीं चला सकते, ना ही ये टैक्सों का निज़ाम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि ये जो हमारी वैसे तो इकॉनमी जो है इंपोर्टेड बेस्ड अकाउंट, यानी इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा हमेशा से रही हैं। आप देखें जब इंपोर्ट्स हम ज़्यादा करते हैं तो आपने देखा पिछली गवर्नमेंट में करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया। अब गवर्नमेंट ने फिर पिछले दिनों बिल्कुल इंपोर्ट बंद कर दिया आगे, और उसके बाद फिर ये अब मेरा ख्याल नेगेटिव हो गया आजकल जी करंट अकाउंट। नहीं, फिर भी अब 2 बिलियन तो फिर दोबारा हो ही गया, दोबारा हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि रेसिपी क्या है ये? अब यानी एक तरह का मैसेज मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अगर बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आप हैं मौजूद, तो आप क्या बीइंग कि आप एक्सपर्ट भी हैं टैक्स के, आप मुआशी हालात को भी आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने लिखा बहुत है, अमल भी किया इसके ऊपर आपने कई जगहों पर, क्या देंगे आप रेसिपी के जिससे कि हम मौजूदा जो इस वक्त सूरत अहवाल है जहाँ टैक्स टू GDP रेशो बहुत कम है, लोग टैक्स देने से बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल गुरेज़ा हैं, क्या आपके सामने कोई 1 2 3 प्रपोजल आप दें फाइनली, ताकि हम प्रोग्राम की? पहले तो हमें अपना फोकस जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आप की फोकस रख लें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो बाकी चीज़ें फिर उसके साथ अलाइन होंगी। टैक्स भी दरअसल ग्रोथ का ही बाई प्रोडक्ट होता है। हम जिसमें फंस गए हैं पाकिस्तान, वो एक लो ग्रोथ ट्रैप में फंसे हुए हैं, क्योंकि हैवी डेट जब हम लेते हैं, ये जो भी आपने फरमाया कि हमें फंडिंग करने के लिए अपनी इंपोर्ट को, चूँकि हमारे पास उतने एक्सपोर्ट के प्रोसीड्स नहीं होते, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा लोन फॉरेन टर्म्स में भी लेना पड़ता है। लोकल तो हम नोट छाप छाप के इन्फ्लेशन कर ही रहे हैं, उसके जो हमारा मालियाती खसारा जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो भी बहुत बड़ी इल है। पता कि इकोनॉमिक्स में तो मदर ऑफ ऑल इल समझा जाता है। उसको तो हम बहुत बुरे तरीके से हैंडल कर ही रहे हैं, मगर बाहर का तो आप नहीं ना नोट पब्लिश कर सकते, तो वहाँ फिर आकर हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं। तो आज की दुनिया में अगर मैं रेसिपी देना चाहूँ तो देखिए, आप लीफ फ्रॉग एक तरीके से कर सकते हैं। वो है कि एक तो आपका एग्रीकल्चर आपके लिए कई सालों, लेकिन इंडस्ट्री में तो एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा। फिर आप कंपेटिटिव चीज़ें कैसे बनाएंगे, दुनिया में कहाँ आपका कंपेटिटिव एज है जहाँ आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और पूरी दुनिया में एक तरह से आजकल क्रंच भी हैं, मगर एक एग्रीकल्चर ऐसी जगह है जहाँ से आप एक साल में 2 3 फसलें भी ले सकते हैं। अगर हम उसको मॉडर्नाइज़ करें, उसको साइंटिफिक तरीके से करें, तो हमारे पास ज़मीन इतनी है, रिसोर्स इतनी है कि हम इसमें जल्दी अपने आप को कर सकते हैं। और बेसिकली हमारा मेन स्टेप भी एग्रीकल्चर था। इससे हमारा फूड सिक्योरिटी का मसला भी हल होगा, और एनर्जी के मसले को हल करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पे जाएँ, एग्रीकल्चर में विंड पे जाएँ, ताकि ये आपकी जो डिपेंडेंस है इसके ऊपर ख़त्म हो। मगर उससे भी कहीं ज़्यादा आप देखिए, ICT में अगर आप स्किल सेट लड़कों को जहाँ जहाँ भी इंस्टीट्यूशंस हैं सिखा दें और पाबंदी लगा दें, जैसे आपको पता है वोकेशनल जिसे कहते हैं। देखिए, पहले NCC होता था कि परेड रूट करते थे, तब आपको इम्तिहान, वरना आप इम्तिहान नहीं दे सकते। अब उसको बदल दें, उस NCC के अंदर आप 10 12 जो स्किल सेट हैं उसमें से जब तक एक ना करे वो इम्तिहान, क्योंकि बाकी की फिर उसके आप इम्तिहान ही ना उसमें बैठने दें। सही। अगर वो कर लेंगे तो वो फ्रीलांस के तौर पे भी अपने आप को खुद कफील घराने करते चले जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी में हम जल्दी, क्योंकि हमारे पास एक लीप फ्रॉग करने का मौका है, मगर उसके लिए फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अलावा कोई चारा नहीं है। एक डॉक्टर साहब, हमारे बिज़नेस तबका जो है ना, वो ये भी बड़ी शिकायत करता है अक्सर। वो कहता है कि जी हमारे यहाँ पॉलिसीज़ जो है ना वो कंसिस्टेंट नहीं होती। यह पॉलिसी जिसे कहते हैं ना कि एक मुसलसल में चलें कि आप देखिए आज अरब पे हैं तो कल ये पे जाएंगे आगे, वो उनको पता नहीं होता कल क्या कुछ हो जाएगा। और होता भी इसी तरह ही हमारे यहाँ, जब भी गवर्नमेंट चेंज होती हैं नई पॉलिसीज़ आ जाती हैं। आप ये नहीं समझे कि नॉन कंसिस्टेंट जो पॉलिसीज़ हमारी होती हैं ये भी एक बहुत बड़ा बिज़नेस के लिए बुरा शगुन है? नहीं, ये तो खैर इसके तो बहुत ही इकोनॉमिक्स में भी और आम गवर्नेंस में भी पॉलिसीज़ की इनकन्सिस्टेंसी तो बहुत ही बड़ा। एक तो पॉलिसी सोच समझ के बनाई जाए, फिर उसके अंदर जो जो चीज़ें आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मदद से उसको इम्प्रूव करते रहें, मगर यकदम एक पॉलिसी एक हुकूमत आए वो उसको इसलिए कि जो पिछली हुकूमत ने बनाई थी उसके कहीं ये पॉइंट्स ना बन जाएं कि जी देखें उन्हें अच्छी पॉलिसी की कंटिन्यूटी की वजह से। इनका ज़्यादा मसला ये रहता है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किए बगैर ये समझते कि हमें वोट नहीं मिलेंगे। जो हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत के अच्छे काम हों उसको भी ये समझती है कि जी ये तो अगर हमने जारी रखे तो अब देखिए हेल्थ कार्ड जो था हमारे यहाँ इशू हुआ, इससे बहुत से गरीब लोगों ने फ़ायदा उठाया। अब आपने बंद कर दिया, क्योंकि आप
चाहते ये नहीं है कि उसका क्रेडिट उसको मिले या जिसने ये काम शुरू किया था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को भी आपको पता है कितना अरसा हाँ जी, हम उसको सही तरीके से चलाने के मूड में नहीं है, मूड में क्योंकि नहीं। उसके साथ कोई ऐसा नाम जुड़ा हुआ है कि दूसरी पार्टी समझती है कि पार्टी भाई उसे उसको एहसास कर दिया। सही बात। तो ये चीज़ें हमारी जब तक पॉलिटिकल कल्चर में ठीक नहीं होगी, और दूसरा बिजनेस वालों को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने अपने अंदर लोगों को, ट्रेंड लोगों को करें, उनकी भी एम्पावरमेंट करें। वो भी ये कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो मैन पावर है वो बहुत पीछे रह गई है। तो मैन पावर की जो इम्प्रूवमेंट के बगैर तो कोई पॉलिसी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि फैब्रिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बड़ा मैटर करता है। वेरी राइट, बहुत ही शुक्रिया जनाब डॉक्टर इकराम उल हक साहब, आपकी आमद का थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर इकराम उल हक, माहिर मैशत और टैक्स अमूर के माहिर। और जो आज गुफ्तगू हुई है, मैं समझता हूँ कि इसका लुब लबाब ये है कि पाकिस्तान में टैक्स रजीम जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें ताकतवर का भी इसी तरह इस्तेहसाल होना चाहिए, जो जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, उनका भी इसी तरह इस्तेहसाल और उनकी घेराव तंग होना चाहिए जिस तरह एक आम आदमी बेचारा टैक्स के मराइल से गुजरता है। ये एक हैव्स और हैव नॉट की जंग है, लेकिन इस मुल्क में खुशहाली तभी आएगी जब तमाम लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जो ताकतवर हैं और टैक्स देने की अहलियत रखते हैं, वो टैक्स देंगे तो मुल्क में खुशहाली आएगी। इसके साथ ही अपने होस्ट अब्दुल बासित ख़ान को आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।